जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एग्जाम शास्त्र के स्टडी चैनल पर। अभी तक हमने पॉलिटी में क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार जरा छोटा सा रिकेप लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी में हमने अभी तक राज व्यवस्था का उद्भव किस तरह से हुआ वो हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने राज्य की परिभाषा को पढ़ा। उसके बाद में हमने व्यवस्था को समझा और फाइनली राज व्यवस्था को समझा। फिर वहां से एक डेफिनेशन हमने तैयार करी संविधान की कि मौलिक नियमों के समूह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और जब संविधान हमें मिल गया तो अब जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर संविधान के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने संविधान को दो भागों में बांटा। संविधान के प्रकारों को नंबर 1 दस्तावेजों के आधार पर और नंबर 2 राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। दस्तावेजों के आधार पर अगर हम बात करें तो लिखित और अलिखित हमने पढ़े, और अगर प्रकृति के आधार पर बात करें राजनीति की तो एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान को हमने पढ़ा। और इसी के साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी हमने देखे, जैसे दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान, या फिर जैसे दुनिया का सबसे छोटा संविधान। लेकिन दोनों के मानक क्या रहेंगे, छोटा और बड़ा मानने के, एक तो अनुच्छेद के आधार पर और दूसरा शब्दों के आधार पर। तो इतनी बात हमने समझ ली थी, पढ़ ली थी। अब हमारा मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा, भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जाने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर संविधान तक पहुंचने के लिए इतिहास में ऐसी क्या घटनाएं घटी, ऐसा क्या हुआ जो यात्रा संविधान के निर्माण तक आ पहुंची। अगर देखा जाए तो संवैधानिक इतिहास की अगर हम बात करें तो 1773 से लेकर और 1935 तक की हम बात कर रहे हैं। 1773 से लेकर 1935 तक की बात कर रहे हैं। अब संविधान की अगर बात करें तो चाहे वो कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र हो, उसमें भी संवैधानिक इतिहास किस तरह से संविधान इवॉल्व हुआ वो सारी बातें की गई है। यहाँ तक कि ऋग्वेदिक काल में सभा और समिति की भी चर्चा की गई थी। लेकिन अभी हम वहां नहीं जा रहे। हम संविधान का प्राचीन इतिहास की बात नहीं कर रहे, हम वर्तमान संदर्भ में बात कर रहे हैं कि हमारा संविधान जो ये है ये आखिर बना कैसे आया। भारत के संविधान के विकास की कहानी जो है वो यूरोपियन कंपनियों के भारत आने से शुरू होती है। जो यूरोपियन कंपनियां थी वो हमारे भारत में किस तरह से आई, उनका आगमन कैसे हुआ और आखिर वो कंपनियां आई क्यों, उनके यहां आने का कारण क्या था। उन कंपनियों का शासन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हमारे देश का शोषण, दोहन, हर तरह के संसाधनों का लगातार होता जाएगा। और ये सारी कहानी बनकर हम कब 1773 पर आ जाएंगे और फिर यहां से यात्रा शुरू होगी हमारी संवैधानिक विकास की। तो अभी समझते हैं कि जो यूरोपियन कंपनियां आई थी उनके आने का सबसे बड़ा कारण क्या था। यूरोपियन कंपनियों के भारत आने का सबसे बड़ा कारण था मसाले लेकर जाना। यहां से क्या लेकर जाना, मसाले। क्योंकि जो हमारा भारत था वो अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के मसालों का बहुत बड़ा उत्पादक देश था। इतने मसाले होते थे हमारे यहाँ, और एक नहीं मतलब इतनी वैरायटीज के होते थे जो शायद दुनिया में नहीं मिलती थी। मसालों का गढ़ हमारे भारत को कहा जाता था। अब साहब एक प्रश्न ये आता है कि सर आप मसाले मसाले कह रहे हैं, लेकिन मसाले की इतनी क्या जरूरत पड़ गई यूरोपियंस को। भाई मसालों की इतनी क्या जरूरत पड़ गई यूरोपियंस को जो भाई मसाले खाने के लिए मरे जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज जितने भी थे वहां बहुत ठंड होती थी, ठंडा बहुत था। 90% जो लोग थे वो मांसाहारी थे, और मांस को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। अगर आप वर्तमान में देखें तो अभी आप किसी होटल में जाएं तो वो भी अपने चिकन को, अपने मटन को, अपनी फिशेस को क्या करके रखता है, मसालों में मैरिनेट करके रखेगा और फ्रीज में रख देगा। लाइफ बढ़ जाती है माय डियर मसाले लगाकर।
और मसालों के वो शौकीन भी बहुत थे। तो मसालों का व्यापार हमारे देश से होता था, बट पहले वो स्थलीय मार्गों के द्वारा होता था। पहले वो स्थलीय मार्गों के द्वारा होता था। एक बात ये चीज समझ लो कि स्थलीय मार्गों के द्वारा होता था, ये समय कौन सा था? लगभग 1400 ईस्वी के आसपास का समय था। इससे थोड़ा पहले मान लो, इसके आसपास का समय था। भारत से मसालों का व्यापार माय डियर तब भी होता था, लेकिन अभी तक समुद्री रास्ते की कोई बात नहीं थी। स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था यूरोप तक। कैसे होता था इस चीज को समझेंगे। यहां से जो मसाले हमारे जाते थे भारत से, वो कैसे, किस स्थलीय मार्ग से होकर जाते थे? पहले मसाले अफगानिस्तान जाते थे, सॉरी पाकिस्तान जाते थे भारत से, फिर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते थे, अफगानिस्तान से ईरान, फिर इराक, फिर तुर्की, और फिर ये यहाँ यूनान मतलब ग्रीस, और एंड देन यूरोप पहुंचते थे। इतनी बात क्लियर है बहुत अच्छे से। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसको ड्रॉ कर लेना, थोड़ा टाइम मैं दे दूंगा, या अभी आप साथ साथ ड्रॉ कर लें। तो मसाले यहां से जाते थे पाकिस्तान होते हुए, पाकिस्तान से सटा हुआ अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान से ईरान, इराक, तुर्की, ग्रीस, यूरोप, यहां तक मसाले जा रहे थे, लगातार पहुंच रहे थे, और यूरोपियंस अपना बढ़िया व्यापार मसालों का कर रहे थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से बीच में क्या हुआ कि यहां तुर्की में एक जगह थी कुस्तुनतुनिया। क्या जगह थी साहब? कुस्तुनतुनिया। यहां कुछ अटैक वटैक टाइप का कुछ हुआ, और यहां पर जो ये शासन था यहाँ का, ये ऑटोमन के कब्जे में आ गया। किसके कब्जे में आ गया साहब? ऑटोमन के कब्जे में आ गया। ऑटोमन एक शासक था, तो ये जाना जाने लगा ऑटोमन साम्राज्य के नाम से। ऑटोमन साम्राज्य के नाम से। तुर्की के बहुत सारे लोग थे जो भारत से मसालों का व्यापार करते थे, और यहां से लेकर यूरोप में और ग्रीस में इधर बेचते थे, और ये बीच में अपना ट्रेड करके पैसा कमाते थे। यही इनके आय का स्रोत था। अब ये ऑटोमन साम्राज्य जो था, ये बहुत खतरनाक था, बहुत निरंकुश टाइप का था। इसने क्या करा, ऑटोमन ने, भैया यहाँ टोल टैक्स लगा दिए कि ठीक है जी, मेरे यहीं से निकल के जाओगे तुम, रास्ता तो मेरे यहीं से है, और कहीं तो जा नहीं पाओगे। तो इसने कहा जी अगर तुम जाओगे तो मुझे इतना टैक्स चाहिए, आप लाओ मसाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट मुझे इतना रुपया दे दो। अब ऐसी स्थिति हो गई, टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए ऑटोमन के शासनकाल में। तो जब यहां से माल निकलता था, मान लीजिए यहां से तो वो 50 रुपए का जा रहा है, और यहां पहुंचते पहुंचते वो 1000 रुपए का हो जा रहा है। तो साहिब क्या हुआ इससे क्या हुआ, मसालों की जो कीमतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। मसालों की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, और मसालों की कीमतों में जब वृद्धि हो गई तो यूरोपियन लोगों को कोई मार्जिन बिजनेस में या कोई प्रॉफिट या कोई मुनाफा नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते अब चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा अराजकता फैलने लगी थी, ऑटोमन का साम्राज्य था, यहाँ टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था, व्यापारी वर्ग जो है मरने की कगार पर था, कोई वेंटिलेशन इनको मिल नहीं रहा था कि आखिर क्या करें। जो तुर्की वाला क्षेत्र था ग्रीस से लगा हुआ, यहाँ विद्वान बहुत रहते थे, बहुत विद्वान रहते थे, मतलब विद्वान इन द सेंस कि बहुत क्रिएटिव लोग थे, बहुत टेक्नोक्रेट्स टाइप के लोग थे, कुछ अलग तरीके से सोचते थे। इन्होंने कहा यार यहाँ तो दाल ये बंदा गल ही नहीं देगा, क्या करें। तो इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। इन्होंने क्या किया कि यार यहाँ से शिफ्ट होते हैं भैया, और ये आके सारे विद्वान लोग कहाँ इकट्ठा हो गए, ये सब आके पुर्तगाल में आ गए, या बराबर में सारे विद्वान लोग साहब यहाँ हो गए। पुर्तगाल में स्पेन है, पुर्तगाल, तो ये सारा क्षेत्र जो है इन्होंने अपना धीरे धीरे करके अपने कब्जे में कर लिया। अब जब यहाँ सारे विद्वान लोग इकट्ठे हो गए, तो भैया जब विद्वान इकट्ठे हुए हैं तो भैया अब यहाँ नए नए काम शुरू भी होंगे। जब विद्वान इकट्ठे हुए तो इन्होंने नए नए नवाचार करने शुरू कर दिए, नए नए नवाचार करने शुरू कर दिए, नए नए आविष्कार करने शुरू कर दिए। देखो नवाचार और आविष्कार में डिफरेंस होता है, छोटा सा, बहुत हेयर लाइन डिफरेंस होता है।
आविष्कार का मतलब होता है आप कोई नई चीज बना दो साहब, आप कोई नई चीज या नई टेक्नोलॉजी कोई बनाकर खड़ी कर दो रॉ मटेरियल को यूज करके, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन, आविष्कार। लेकिन आप कोई पुरानी चीज को मॉडिफाई करके स्मार्ट बना के वर्तमान कंटेक्स्ट में खड़ा कर दें, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन, नवाचार। जैसे बात करें भैया, पहले साइकिल चलती थी, इसके कॉन्सेप्ट पे काम करा कुछ लोगों ने, इसे बना दिया बाइक, तो इट इज इनोवेशन, दिस इज नवाचार। ये बात क्लियर हो गई? जस्ट अ फैक्ट मैंने आपको बताना उचित समझा। तो यहां नए नए नवाचार होने लगे, नए नए आविष्कार होने लगे, कहां? पुर्तगाल में। और यहीं पे स्पेन भी था, स्पेन के लोगों ने जहाज बना लिए बड़े बड़े, तो ये तो बड़ा डेवलप होने लग गए। अब इन्होंने क्या कहा कि यार अब ऐसा करते हैं, इस दुनिया को एक्सप्लोर करने को ही निकले, इस दुनिया को देखते हैं कि क्या कहीं और कुछ ऐसा हमें अड्डा मिल सकता है, कोई ऐसा ठिकाना मिल सकता है जहां से हम अपना और व्यापार को पंख लगा दें, कुछ और काम करने लग जाएं। तो भैया हुआ ऐसा कि यहां से एक व्यक्ति समुद्री रास्ते से ढूंढता ढूंढता, खोजता खोजता, टोकरे खाता खाता साहब यहां पहुंच गया। और ये व्यक्ति यहां पहुंचा 1498 में। क्या नाम था भाई इसका? वास्को डी गामा। क्या नाम था इसका? वास्को डी गामा। और इस वास्को डी गामा ने जब ये भारत पहुंचा 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में मैंने कहा था आपसे कि सब सिलसिला चल रहा था, 1400 के आसपास की घटना थी। इस सारे प्रक्रिया को चलते चलते इतना समय हो गया था और यहाँ नए नए इनोवेशन होने लगे थे। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंच गया भाई। और जब भारत ये आया, इसने देखा अरे बाप रे, यहाँ तो भंडार है मसालों का और हमें तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे तो पूरे मसालों का सिस्टम ही खत्म हो गया था यहाँ से। ऑटोमन साम्राज्य के टाइम पे अगर इसने इतिहास की तरफ अपने थोड़े दिमाग को दौड़ाया तो ऐसा कहते हैं जब ये यहां से वापस गया था तो ये जितना पैसा लेकर आया था वास्को डी गामा, उसका 60 गुना पैसा वापस लेकर गया था। मतलब आप ऐसा मानो कि ये अगर 2 लाख रुपए लाया होगा तो सीधे 1.25 करोड़ रुपए वापस लेके गया। मतलब इतना इसने मुनाफा कमाया उस व्यापार पे। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि 60 गुना पैसा वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लेकर गया। वापस पुर्तगाल लेकर गया। सॉरी, ये एक यात्री था महज। वास्को डी गामा कौन था? महज एक यात्री था। इसने नहीं सोचा था कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इसका उद्देश्य भी नहीं था ऐसा कि ऐसा कुछ करेगा। लेकिन ढूंढते ढूंढते, घूमते घूमते कुछ नया हो गया और ये इतना पैसा लेकर जब वापस पुर्तगाल पहुंचा तो भाई ये जो बात थी ना, ये पूरे यूरोप में, पूरे पुर्तगाल में आग की तरह फैल गई। ऐसा क्या हो गया भाई, इतना रुपया लेकर आया है, पुर्तगाल जो है बहुत ज्यादा डेवलप होने लग गया, नए नए और बड़े बड़े जहाज बनने लग गए और ये बहुत बड़ा आदमी वहां का बन गया। तो भैया इसने, किसने? जो यहाँ का शासक था, जो यहाँ का राजा था, उसने कहा यार ऐसा करो, इस चीज को डेवलप करो। समुद्री मार्ग की खोज हो ही गई थी पूरी, जहाज इनके पास आ ही गए थे, नई नई खोजें चली रही थी लगातार। इन्होंने क्या काम करा कि भाई ऐसा करते हैं, अब वास्को डी गामा तो हमारा पहुंच ही गया है, हम सब भी चलते हैं और पूरा ताम झाम अपना लेके चलते हैं और लंबा व्यापार करेंगे, मसाले वसाले जितने हैं सब लेकर आएंगे। तो इस तरह से पहली जो पुर्तगाली कंपनी आती है इंडिया, वो कहां से आती है? पुर्तगाल से आती है। कहां से आती है?
पुर्तगाल से आती है। ये क्रम स्टार्ट हो जाएगा भारत में शासन करने वाले लोगों का। ये सब यूरोपियन कंपनी है, और यूरोपियन कंपनी में पहली जो यूरोपियन कंपनी आती है साहब 1498 में, कौन आता है? यही पुर्तगाली आता है, ऐसा है। दूसरे लोग जैसे ही पता चलता है यूरोपियन कंट्री, यहाँ पे ब्रिटेन भी होता है साहब, यहाँ गई, ये सब ब्रिटेन भी उसी के अंदर है। तो जब इनको पता चलता है तो भाई इसके बाद फिर ब्रिटेन आते हैं, और ब्रिटेन वाले जो लोग आते हैं इन्हीं की कंपनी का नाम होता है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद साहब डच आते हैं, नीदरलैंड वाले डच। क्योंकि ये बात एक जगह छुपने वाली नहीं थी, ये आग की तरफ फैल गई कि भैया कितना पैसा कमा रहे हैं ये लोग, कैसे इतनी तेजी से डेवलप होते जा रहे हैं, ये तो इतने ज्यादा विकसित हो गए, इनके पास पैसा आ कहां से रहा है? तो इन्हें अब नया रास्ता भी मिल गया था, समुद्री रास्ता। तो ये धीरे धीरे जहां जहां ये बात पहुंचती गई और वो लोग वहां भारत में जाने के लिए पागल होते रहे। नीदरलैंड आ गया, इसके बाद में साहिब डेनिश आ गए, डेनिश के बाद में स्वीडन के लोग भी आए थे, मगर उनका बहुत छोटा सा कार्यकाल था, इसलिए हम उसको उतना महत्व नहीं दे रहे अपने इसमें। और इसके बाद आते हैं सब फ्रांस के लोग, फ्रेंच कंपनीज आती हैं। तो कुछ इस तरह से क्रम रहता है। एक बार फिर से समझते हैं, मैं समझता हूँ कहानी क्लियर है आप लोगों को यूरोपियन कंपनीज की, किस तरह से हमारी भारत में कंपनियां आई। मसाले हमारे भारत में बहुत ज्यादा होते थे, ये हमने भारत को थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है। आई एम नॉट ए गुड आर्टिस्ट, सो बुरा मत मानना, इसी से समझ लेना ये भारत है। मसालों का व्यापार यहां से करने के लिए पहले स्थलीय मार्ग से मसालों का व्यापार होता था। 1400 ईस्वी के लगभग आसपास की बात है। और जो मसाले थे वो यहाँ से पाकिस्तान जाते थे, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते थे, अफगानिस्तान से ईरान, इराक, तुर्की, ग्रीस एंड देन यूरोप पहुंचते थे। यूरोप को मसालों की जरूरत क्यों होती थी? इन ठंडे देशों को जरूरत क्यों होती थी? क्योंकि ये मांस खाने के बहुत ज्यादा आदी थे, और जो दूसरी फसलें थी वहां जरा थोड़ा कम होती थी, तो मांस को इनको प्रिजर्व करके रखना पड़ता था, कंजर्व करके रखना पड़ता था, और मसाले उसमें एक अहम योगदान निभाते थे। तो इसलिए यहाँ से मसाले लेकर जाते थे। अचानक से क्या होता है, तुर्की के कुस्तुनतुनिया इस जगह में एक ऑटोमन शासक होता है, और उसका साम्राज्य वो पूरे इस पर कब्जा कर लेता है, और एकमात्र यही रास्ता होता है यहाँ पहुंचने का। तो ऑटोमन ने टोल टैक्स वगैरह और दुनिया भर के टैक्स वगैरह लगाना, वसूली करना कि यहाँ से जाओगे तो ये तो करके जाना पड़ेगा। तो ये बैठे बैठे अपना कमाने में लग गया। लेकिन यहाँ लोगों का शोषण होने लगा बहुत ज़्यादा। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ बहुत ग्रीस से लगा हुआ क्षेत्र था, डेवलप्ड लोग थे और स्कॉलर टाइप के लोग थे, विद्वान। उन्होंने कहा यार यहाँ से चलते हैं, और ये यहाँ से माइग्रेट करके आ गए पुर्तगाल में, स्पेन वाले एरिया में इधर आ गए। तो ये पुर्तगाली बस्ती इनकी बस गई, स्पेन भी इससे सटा हुआ था। चूंकि विद्वान थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, और ये वही समय था जिस समय ब्रिटेन में भी क्या कहते हैं उसको, औद्योगिक क्रांति इसके समकालीन चल रही थी, और वहां भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे थे, मशीनें बन रही थी। तो ये लगभग उसी के समकक्ष समय था। और यहाँ जहाज बन गए आने के लिए। जब ये यहाँ से एक पुर्तगाली यात्री जब ये भारत पहुंचा, वास्को डी गामा, और यहाँ से इतना सारा पैसा लेकर, 60 गुना पैसा लेकर जब ये वापस गया, तब लोगों के कान खड़े हो गए। आस पास ये बात आग की तरफ फैल गई, वो चाहे यूरोप हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो डच के लोग हो, नीदरलैंड के इसके आसपास ही है, या फिर चाहे वो स्वीडिश हो, चाहे वो फ्रांस हो, सभी कंपनियां धीरे 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 करके भारत में आना शुरू कर दी। और इस तरह से यूरोपियन कंपनियों का आगमन भारत के अंदर हुआ। ये बात क्लियर है? आई थिंक अगर क्लियर है तो इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूं आपको। ये यात्रा है 1773 तक पहुंचने की, कि यूरोपियन कंपनियां किस तरह से शासन भारत में करती हैं, और हम कब, ये सारी कंपनियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, एक ही बचेगी, और उसका नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश। उसका भी एक कारण बड़ा होता है कि वो सारी कंपनियां सरकारी होती हैं जो भारत में आती हैं, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट होती है। इसका ये भी एक बड़ा कारण है कि वो लंबी टिकती है और लंबा खेलती है भारत के अंदर। पुर्तगाल सबसे पहले जो लोग आए वो कौन थे? पुर्तगाल से लोग थे। कब आए साहब?
1498 में आए। और इनकी जो कंपनी थी साहेब, उस कंपनी का नाम क्या था साहेब? इनकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। क्या नाम था साहेब कंपनी का? एस्तादो द इंडिया। पूछता है प्रश्न आता है, सर्वप्रथम भारत आने वाली पुर्तगाली कंपनी का नाम बताइए। नाम क्या था साहब? एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली आ गए साहब भारत में और व्यापार भारत से करने लग गए। इन लोगों की समृद्धि देखकर, इन लोगों की सफलता को देखकर, जो इतना सारा पैसा ये कमा रहे थे, इनकी संपन्नता को देखकर ब्रिटेन के जॉर्ज बॉट और ब्रिटेन के जॉन बॉट और जॉर्ज ने मिलकर एक कंपनी बना दी। ब्रिटेन के जॉन बॉट और जॉर्ज ने मिलकर एक कंपनी बना दी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों बनाई थी साहब? बनाई इसीलिए थी कि इस कंपनी को हम फॉर्म करेंगे और ब्रिटिश सरकार से परमिशन ले लेंगे, एक लेटर पे साइन करवा लेंगे, एक अनुमति पत्र हमें मिल जाएगा और इंडिया में जाके हम सारा व्यापार करने लगेंगे। आप देखो ना, अपने इंडिया में भी अगर कोई काम हमको करना होता है तो थोड़ा बहुत लाइसेंस लेना पड़ता है, हमें नगर पालिका से, नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक ऐसे ही ब्रिटिश क्राउन से जॉन बॉट ने और जॉर्ज ने भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी फॉर्म कर ली, कंपनी बना ली, और जिसका नाम क्या था साहब? कौन आए इसके बाद? इसके बाद आए ब्रिटेन के लोग। कौन आए? ब्रिटेन के लोग, क्योंकि ये इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे, बहुत ज्यादा इनको लग रहा था कि भैया पैसा बहुत है। और ये कब आए फिर? ये आए 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ये आए और इनकी कंपनी का नाम क्या था? इनकी कंपनी का नाम क्या था? अभी मैं बोल रहा था जोर जोर से, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी कंपनी का नाम था, ब्रिटेन से। अब चूंकि मैं बता रहा था कि ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि हाँ, यहाँ से व्यापार, बहुत सारी यूरोपियन कंपनी भारत जा चुकी हैं, सारा काम चल रहा है। इसके बाद में जो ब्रिटेन के बाद में जो कंपनी आई, जो यूरोपियन कंपनी आई, वो लोग कौन थे? वो लोग थे डच। वो डच लोग थे। नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है साहब, इन्हीं के नाम पर। और नीदरलैंड को भी एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हॉलैंड। और ये कब आए साहब? 1602 ईस्वी में ये आए। 1602 ईस्वी में आए। इनकी कंपनी का नाम क्या था? इनकी कंपनी का नाम भी था तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा ही, बस उसके आगे डच और लगा था, डच ईस्ट कंपनी। देखो, गौरतलब है कि सबके आगे ईस्ट क्यों लगा है? अरे भैया, हम लोग ईस्ट में हैं। अगर आप ऐसे देखें तो यहां से अगर चलते हैं तो हमारी जो जगह है, जो भारत की जो अवस्थिति थी वर्ल्ड के मैप में, वो पूर्व में थी। इसीलिए हर कंपनी के आगे ईस्ट नाम लगा है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, बस समझो। डच के बाद में जो लोग भारत आए, वो कौन थे? वो डेनिश लोग थे। तो हुआ नहीं, अदरवाइज मत लेना। डेनिश एक ब्रांड भी है शराब की, हमारे उत्तराखंड में चलती है आई थिंक, तो अदरवाइज मत लेना, खाली जानकारी के लिए बता रहा हूँ। 1602 के बाद में ये जो कंपनी आई, 1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी भारत में आ गई। और इसका नाम भी क्या था? इसमें इंडिया और लिख लेना महोदय, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका भी नाम बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि यहाँ डेनिश लगा है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट्स इट, यही नाम था। इसके बाद में बीच में ये यहाँ पे स्वीडिश लोग भी आते हैं, लेकिन उनका कोई ज़्यादा इतना महत्व नहीं है, बहुत लंबा कार्यकाल उनका नहीं था, ना ही वो टिक पाए। इसके बाद में सीधे हम फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच, ये लोग कहाँ से आए थे साहब? ये लोग फ्रांस से आए थे। और कब आए थे? 1664 में आए थे। 1664 ईस्वी में आए थे। 16 चौका 64, ऐसे आप कर लो।
तो फ्रेंच लोग आए थे फ्रांस से 1664 ईस्वी में, और इनकी कंपनी का नाम भी क्या था, बस ओनली यहाँ फ्रेंच लगेगा एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से एक क्रम इनका था। गौरतलब क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि बाकी सारी कंपनियां जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा सब ईस्ट इंडिया कंपनी की इकलौती प्राइवेट कंपनी थी, और बाकी सारी कंपनियां कैसी थी साहब, सरकारी कंपनी थी। तो ये बात यहां से क्लियर हो गई होगी आपको। क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली हमारे भारत में आए। पुर्तगालियों के बाद में इनकी समृद्धि, इनकी संपन्नता को देखकर ब्रिटेन बहुत इंस्पायर हुआ। ब्रिटेन को लगा बहुत पैसा आ रहा है इनके पास, भारत से बहुत व्यापार कर रहे हैं। तो ब्रिटेन 1498 में एस्तादो दा इंडिया पुर्तगालियों की कंपनी आई साहब। यूरोपियन कंपनी सबसे पहले आई जिसका नाम था एस्तादो दा इंडिया 1498 में। दूसरे लोग आए ब्रिटेन से और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कब आए 1600 ईस्वी में। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं डच, ब्रिटेन के बाद डच, नीदरलैंड के। जो डचों की कंपनी होती है उसका नाम केवल डच लगा है, बाकी सब में ईस्ट इंडिया कंपनी है 1602 में। फिर इसके बाद में डेनिश लोग आते हैं 1616 ईस्वी में, और डेनिश कंपनी होती है। फिर आते हैं फ्रेंच लोग। तो ये क्रम पूछ लेता है समटाइम्स से, सीधे सीधे क्रम आ जाता है, ये प्रश्न आ जाता है कि जो भारत में व्यापार करने के लिए आने वाली यूरोपियन कंपनियां थी उनका क्रम क्या रहा था। ये क्रम आपको दे देगा। पहले हो सकता है डच लगा कर दे दे, ब्रिटेन कर दे, फिर पुर्तगाल कर दे, फिर फ्रेंच कर दे। ये ऑर्डर को डिसऑर्डर बनाकर आपको दे देगा, और एक करेक्ट ऑर्डर भी ऑप्शन में होगा। अगर आपको सही पता होगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। यहीं से प्रश्न बनता है कि कौन सी कंपनी थी जिसका नाम था, जो कंपनी पुर्तगाल से आई थी, कंपनी का नाम क्या था। क्योंकि बाकी कंपनियों के नाम को याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे सवाल बन जाता है। पहला पुर्तगाली भारत आने वाला कौन था साहब, वास्को डी गामा था, जो 1498 में आया था। और एक बात याद रखना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए देखा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी साहब 1498 में, जैसे कि उससे पहले भारत अस्तित्व में ही नहीं था, विश्व के नक्शे पर ही नहीं था। ऐसा नहीं था माय डियर। वास्को डी गामा ने केवल समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में भारत पहुंचने के लिए। इस बात को करेक्ट कर लेना। इसके बाद में एस्तादो दा इंडिया के बाद में दूसरे लोग ब्रिटिश लोग आए। ब्रिटेन की कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी, जॉन और वॉट ने मिलकर वो कंपनी बनाई थी, और ब्रिटेन की महारानी से परमिशन लेकर वो लोग इंडिया आ गए थे। तीसरे लोग डच लोग आए थे नीदरलैंड से, जिनकी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और वो 1602 में आए थे। इसके बाद में डेनिश लोग आए थे 1616 में, और जिनकी कंपनी का नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद में फ्रांस के लोग आए थे, फ्रेंच कंपनियां आई थी भारत के अंदर, जिनकी कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कब आए थे 1664 में। बड़ा सिंपल है, इस क्रम को याद रखना। मुझे नहीं लगता 1498 में याद करने में कोई इशू रहा होगा आपको। 1498 आप सबको पता है वास्को डी गामा आया था भारत में। दूसरी बात आपको यह भी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आई थी साहब, 1600 में आई थी। यह भी हमें पता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं पता है कि हमने बचपन में भी पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, 1600 में आई थी, हमने पढ़ा था। तो मे भी ये दोनों फिगर आपको याद रहेंगे। इसके बाद में 2 साल और इसमें जोड़ दो साहब, 1602, और यहाँ 16 चौका 64 कर लो, तो 16 चौका 64 होगा, तो इससे पहले 16 आएगा ही आएगा। तो ऐसे करके सीक्वेंस बना के रख लो। तो भैया पुर्तगाल आए, ब्रिटेन वाले आए, डच आए, फिर कौन आया, डेनिश आए, फिर फ्रांस के लोग आए। तो ये कंपनी को, यूरोपियन कंपनी का हमारे भारत में व्यापार करने का या शासन करने का क्रम रहा, और इन सब में केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही सरवाइव कर पाई लास्ट तक, और ये बहुत लंबा शासन करेगी। कब तक करेगी,
1858 तक, या 1858 क्या, बल्कि चूंकि बाद में शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1935 तक ही करेगी ये। 1773 से लेकर हम 1664 तक पहुंच चुके हैं, 1664 तक पहुंच चुके हैं। ये आगे शासन चलता रहा। फिर इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ रह जाती है, और उसका विकास किस तरह से भारत में अंदर होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा कि भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन किस तरह से हुआ, कैसे वो व्यापार करते थे, स्थलीय मार्गों के द्वारा करते थे। भारत में आकर उन्होंने कैसे दूसरी कंपनियों ने भी भारत में अपने कदम जमाने शुरू किए, और क्या पूरा विकास क्रम रहा इन कंपनियों का। तो ये पूरा हमने अभी डिस्कस कर लिया। पुर्तगाली, ब्रिटेन, डच, डेनिश और फिर फ्रेंच। ये क्रम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप इसको प्लीज नोट करें। और आगे जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चली जाती है, ये सब अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है, और बचती है तो सिर्फ कौन, एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लंबी बारी खेलेगी, और इसी के विकास का क्रम हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपने नोट्स बनाएं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।